हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जानेंगे। चैप्टर 6 का शहरीकरण और शहरी जीवन, ठीक है। इसके बारे में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जानेंगे जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए हुए वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि जो भी हम ऑब्जेक्टिव बताएं आपको पूरा समझ में आए, ठीक है। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव वीडियो जो भी डाला जाए वो आप तक जल्द पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है आपका, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरीकरण व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? ऑप्शन ए है प्रगतिशील प्रवृत्ति, ठीक है। ऑप्शन बी है आक्रमण प्रवृत्ति। ऑप्शन सी है रूढ़िवादी प्रवृत्ति। ऑप्शन डी है शोषणकारी प्रवृत्ति, ठीक है। तो ऑप्शन अच्छा ये हो जाएगा, सामंती व्यवस्था से हटकर प्रगतिशील प्रवृत्ति की शहरीकरण की व्यवस्था की प्रवृत्ति क्या हुई? तो बढ़ी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन ए है सीमित क्षेत्र। ऑप्शन बी है प्रभाव क्षेत्र। ऑप्शन सी है विस्तृत क्षेत्र। ऑप्शन डी है इनमें सभी, ठीक है। आप बताइए कि कमेंट में कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, शहर को आधुनिक व्यक्ति का सीमित क्षेत्र का प्रभाव माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, ठीक है। ऑप्शन ए है संप्रति। ऑप्शन बी है ज्ञान। ऑप्शन सी है शांति। ऑप्शन डी है बहुमूल्य धातु, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अस्थायी कृषि के प्रभाव से संप्रति जमाव का संभव हुआ। क्या चीज का? तो संपत्ति जमाव का संभव हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधुनिक काल में औद्योगिक ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ठीक है। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ऑप्शन ए है ग्रामीणीकरण। ऑप्शन बी है शहरीकरण। ऑप्शन सी है कस्बों को। ऑप्शन डी है बंदरगाहों को, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने शहरीकरण को स्वाभाविक रूप से प्रभावित किया, ठीक है। स्वरूप रूप से क्या किया? तो प्रभावित किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 5 है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन ए है ग्राम में। ऑप्शन बी है कस्बा में। ऑप्शन सी है नगर में या शहर में। ऑप्शन डी है महानगर में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जनसंख्या का सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ होता है? तो नगर में होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? एक आंकड़ा है आपका 1810 से लेकर और 1880 के बीच में लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? ऑप्शन ए है 20 लाख। ऑप्शन बी है 30 लाख। ऑप्शन सी है 40 लाख। ऑप्शन डी है 50 लाख, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1810 से लेकर 1880 के बीच में लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितना हो गया? तो 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ऑप्शन ए है 1850। ऑप्शन बी है 1855। ऑप्शन सी है 1860। ऑप्शन डी है आपका 1870, ठीक है। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुई, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ठीक है। ऑप्शन ए है उद्योगपति वर्ग। ऑप्शन ए है आपका उद्योगपति वर्ग। ऑप्शन बी है पूंजीपति वर्ग। ऑप्शन सी है श्रमिक वर्ग। ऑप्शन डी है मध्यम वर्ग। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मध्यम वर्ग का सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी के रूप में क्या आया? तो उभर कर आया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ठीक है। क्वेश्चन है आपका, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ऑप्शन ए है श्रमिक वर्ग। ऑप्शन बी मध्यम वर्ग। ऑप्शन सी कृषक वर्ग। ऑप्शन डी है सभी वर्ग। तो ठीक है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा कौन से वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति जो
पूंजीपति वर्ग के जो लोग थे वो कौन से वर्ग का शोषण किया करते थे, श्रमिक का या मध्यम वर्ग का या कृषक का या डी, इनमें सभी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पूंजीपति वर्ग के द्वारा सभी लोगों का क्या होता था, तो शोषण होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, शहरों के विस्तार में किसका विस्तार हुआ, किसका निर्माण हुआ, शहरों के विस्तार में किसका निर्माण हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए है परपोटो, ऑप्शन बी है जनसंख्या, ऑप्शन सी है गांव, ऑप्शन डी है कोई नहीं। ठीक है, तो शहरों के विस्तार में किसका निर्माण हुआ, तो शहरों के विस्तार में परपोटो का निर्माण हुआ। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लंदन भारी संख्या में किसको आकर्षित करने में सफल हुई, लंदन भारी संख्या में किसको आकर्षित करने में सफल हुई। ऑप्शन ए है मजदूर, ऑप्शन बी है प्रवासी मजदूर, ऑप्शन सी है कारीगर, ऑप्शन डी है विदेशी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। लंदन भारी संख्या में मजदूर को आकर्षित करने में क्या हुई, तो सफल हुई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 12 है, शहरों में रहने वाले किससे सीमित थे, शहर में जो भी रहने वाले लोग थे वो किससे सीमित थे। ऑप्शन ए है मजदूर का, ऑप्शन बी है कारीगरों, ऑप्शन सी है बाध्यताओं, ऑप्शन डी है विदेशियों। ठीक है, तो शहरों में रहने वाले किससे सीमित थे, मजदूर से थे या कारीगर या बाध्यताओं या विदेशी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, शहरों में रहने वाले बाध्यताओं से क्या थे, सीमित थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है, तो किस देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जा सकता है। ऑप्शन ए है विकासशील देश, ऑप्शन बी है विकसित, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, विकासशील देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए औद्योगिक नगर निम्न में कौन था, नए औद्योगिक जो नगर है वो निम्न में से कौन था। ठीक है, मैनचेस्टर, ऑप्शन बी है लंकाशायर, ऑप्शन सी है शोकिंद, ऑप्शन डी है इनमें सभी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नए औद्योगिक नगर कौन कौन था, तो मैनचेस्टर भी था, लंकाशायर भी था और शोकिंद भी था, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है आपका, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्य राजधानी का क्या नाम था, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्य राजधानी का क्या नाम था। ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन डी है दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है मद्रास। अगर आपको पता है तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्य राजधानी का क्या नाम था, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्य राजधानी का नाम मुंबई था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, फ्रांस की राजधानी पेरिस की पुनर्निर्माण का काम किसने किया। कहने का मतलब कि फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी पेरिस का पुनर्निर्माण का काम किसने किया। ठीक है, ऑप्शन ए है हिटलर, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है बेरान, ऑप्शन डी है इनमें सभी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस का पुनर्निर्माण का काम बेरान ने किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, औद्योगिक नीति घोषणा पत्र कब जारी किया गया। औद्योगिक नीति घोषणा पत्र कब जारी किया गया। ऑप्शन ए है 6 अप्रैल 1948, ऑप्शन बी है 23 जुलाई 1980, ऑप्शन सी है 9 अप्रैल 1913, ऑप्शन डी है आपका 13 अप्रैल 1913। ठीक है, तो औद्योगिक नीति घोषणा पत्र 23 जुलाई 1980 को जारी किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, सन 1854 से 1880 तक भारत में कितने कारखानों का निर्माण हो चुका था। ठीक है, सन 1854 से सन 1880 तक भारत में कितने कारखानों का निर्माण हो चुका था। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 50, ऑप्शन डी है 60। ठीक है, तो सन 1854 से सन 1880 तक भारत में 30 कारखानों का निर्माण हो चुका था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1750 ईस्वी तक ब्रिटेन मुख्य रूप से निम्न में से कौन सा देश था। ठीक है, सन 1750 ईस्वी तक ब्रिटेन मुख्य रूप से निम्न में से कौन सा देश था। ऑप्शन ए है कृषि प्रधान, ऑप्शन बी है औद्योगिक प्रधान, ऑप्शन सी है व्यापार प्रधान और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सन 1750 तक ब्रिटेन मुख्य रूप से क्या था, तो कृषि प्रधान देश था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1750 ईस्वी तक ब्रिटेन की कितना
ब्रिटेन की कितना प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती थी? ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी है 70%, ऑप्शन सी है 80%, ऑप्शन डी है 90%। तो सन 1750 ईस्वी तक ब्रिटेन की 80 कितना, तो 80% जनसंख्या का गांव में निवास करती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1666 ईस्वी में 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु, सिख धर्म जो है, सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ, कलकत्ता में हुआ, पटना में हुआ या बनारस में हुआ? कब की बात है? 1666 ईस्वी की बात है और गुरु गोविंद सिंह का जन्म की बात है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी बनारस। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, दिल्ली दरबार में बिहार को कब अलग राज्य का दर्जा मिला? कहने का मतलब कि दिल्ली दरबार में बिहार को कब अलग राज्य का रूप दिया गया या दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए है 1911, ऑप्शन बी है 1912, ऑप्शन सी है 1914, ऑप्शन डी है 1918। ठीक है, तो दिल्ली दरबार में बिहार को अलग रूप कब मिला? तो 1911 में मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 25 है क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग होने का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी है 1914, ऑप्शन डी है 1918। ठीक है, तो बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग राज्य का दर्जा 1912 में प्राप्त हुआ। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, कोलकाता के बाद पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कोलकाता के बाद पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है आगरा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कोलकाता के बाद पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर पटना है। कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगर पटना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 27, क्वेश्चन नंबर है 27, पटना के गोलघर का निर्माण कब हुआ? पटना के गोलघर का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए है 1783, ऑप्शन बी है 1784, ऑप्शन सी है 1785, ऑप्शन डी है 1786। तो पटना के गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष ली क्वान एव के नेतृत्व में सिंगापुर को कब आजादी मिली? ठीक है, यानी सिंगापुर को कब आजादी प्राप्त हुई, किसके नेतृत्व में? तो पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो ली क्वान थे। कौन थे? ली क्वान एव के नेतृत्व में सिंगापुर को आजादी कब मिली? ऑप्शन ए है 1960, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी है 1970, ऑप्शन डी है 1975। यानी सिंगापुर को पूर्ण रूप से आजादी कब मिली? तो पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष ली क्वान एव के नेतृत्व में सिंगापुर को 1965 में आजादी मिली। सिंगापुर को कब आजादी मिली? तो 1965 में आजादी मिली। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो इतना ही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी क्लास का वीडियो होगा वो आप तक जल्द पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। आप सभी के लिए बहुत सारा थैंक यू। ठीक है, आप सभी के लिए बहुत सारा थैंक यू।